ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों। अब हमारा जो न्यू टॉपिक चालू हो रहा है ये है मेथड ऑफ जो प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस पढ़ा था, और हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे ही हम कोर लॉस बोलते हैं। तो ये जो लॉसेस हो रहे हैं इन्हें रिड्यूस कैसे करें उसकी हम मेथड पढ़ेंगे आज। तो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोर लॉस, कोर लॉस को यदि मुझे रिड्यूस करना है तो कैसे करूंगा, ईडी करंट लॉस को कम कर दूं और हिस्टैरिसीस लॉस को कम कर दूं तो ऑटोमेटिकली कोर लॉस कम हो जाएगा। तो फर्स्ट हेडिंग है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ईडी करंट लॉस। ईडी करंट लॉस को कैसे रिड्यूस करें, तो उसकी एक टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। क्या करो आप, ये कोर है, इस कोर को छोटे छोटे स्लाइस में काटो, कम से कम 0.35 mm की थिकनेस हो जाए ऐसा काटो। ये जो कोर है इसे मैंने इतने छोटे स्लाइस में काटा है कि 0.35 mm की थिकनेस हो जाए। तो ये जो जितनी भी स्लाइस है इसकी थिकनेस कितनी है, 0.35 mm। और क्या करो, जितनी भी स्लाइस है हर एक स्लाइस जो कटी है सारी स्लाइस को आप क्या करो एक इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट कर दो। जैसे कि इसमें से एक स्लाइस उठाई मैंने, ये एक स्लाइस है, ये एक स्लाइस है 0.35 mm की, या तो आप चाइना क्ले से कोटिंग कर दो, या तो ऑक्साइड मटेरियल से कोटिंग कर दो, या फिर इम्प्रेग्नेटेड पेपर से कोटिंग कर दो, सेपरेट कर दो। मतलब जितनी भी लेयर दिख रही सबको एक इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट कर दो और फिर वापस से चिपका दो, वापस से फिर से जोड़ दो इन्हें। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा, इससे होगा क्या, देखो जब कोर को हमने काटा नहीं था, जब बड़ी कोर थी, जब कोर बड़ी थी तो जो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रहा था वो पूरा ऐसा फ्लो हो रहा था, यहाँ भी फ्लो हो रहा, 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 इंटायर कोर में सर्कुलेटिंग करंट फ्लो हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा था कि कोर बहुत ज्यादा हीट हो जा रही थी, हीट अप हो जा रही, हीट प्रोड्यूस हो रही थी बहुत ज्यादा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ कि ये छोटी सी स्लाइस है, जो करंट इसके अंदर सिमट के रह गया, और करंट बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड हो गया करंट का, और इतना स्मॉल मैग्नीट्यूड हो गया कि वो कोर को हीट नहीं कर पा रही। अब मैग्नीट्यूड उसका जो साइज छोटा होने की वजह से जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम हो गया, और ऊपर से आपने क्या कर दिया है, ये कोटिंग लगा दी है। तो ये कोटिंग हीट को बाहर नहीं निकलने देती थी, थोड़ी बहुत होती भी थी उसको बाहर नहीं निकलने दे पाती। ये जो कोटिंग है इंसुलेटिंग मटेरियल की, ये इस प्रकार की होती है कि जो थोड़ी बहुत हीट प्रोड्यूस होती है उसे बाहर नहीं निकलने देती। इस प्रकार से हम ईडी करंट लॉस को रिड्यूस कर सकते हैं। मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ईडी करंट लॉस। चलो अब देखो एक और ऑप्शन है मेरे पास। अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो कोर है मेरी, इसमें ईडी करंट प्रोड्यूस क्यों हो रहा, देखो मेरा जो मेन एम है इस कोर का क्या है, ये कोर का जो मेन एम है ये है मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करवाना। कोर का मेन एम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराना। करंट तो फ्लो करवाना नहीं है कोर में, लेकिन करंट फिर भी इसमें प्रोड्यूस हो जा रहा है। देखो कोर का मेन एम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक मीडियम प्रोवाइड करना। इसका एम ये तो नहीं है कि इसमें करंट फ्लो हो, ये बिल्कुल एम नहीं है। तो हम क्या करें, ऐसा कुछ करें कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो जैसी की वैसी रहे लेकिन इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाए, तो ऑटोमेटिकली एडी करंट कम हो जाएगा। क्योंकि इसमें करंट फ्लो करवाना है ही नहीं, हमें करंट फ्लो करवाना रहेगा तो किसी कंडक्टर में करवाएंगे, किसी वायर में करवाएंगे, कोर में थोड़ी करवाना है हमें। कोर में सिर्फ हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पास करवाना है। तो हम ऐसा क्या करें कि इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाए, कि मैं इसमें 4% के अप्रोक्सीमेट सिलिकॉन मिला दूं, 4 to 5%, जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाए और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसी की वैसी बनी रहे। तो मैं इसमें 4% सिलिकॉन मिलाता हूँ। इसलिए बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के लिए हम सिलिकॉन, कोई आपसे पूछे कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन किस मटेरियल से होता है, तो आपको बोलना है कि इसमें सिलिकॉन स्टील का प्रयोग किया जाता है। और कोई अगर आपसे पूछेगा कि सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं, तो आपके पास रीजन पता चल गया आपको, क्योंकि जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के साथ साथ इसकी इलेक्ट्रिक मतलब कंडक्टिविटी भी अच्छी होती है, जो कि ईडी करंट को इनकरेज करती है। तो इस ईडी करंट को कम करने के लिए हम उसमें 4 to 5% सिलिकॉन मिला देते हैं, जिससे कि इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो जैसी की वैसी बनी रहती है लेकिन इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। और जब इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी तो कम ईडी करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये दूसरा पॉइंट लिखो, फॉर रिड्यूसिंग कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वी इंसर्ट या वी मिक्स 4 to 5%। बच्चे रुको, मैं बोल रहा हूँ फिर बताना, ठीक है। देखो ईडी करंट लॉस को यदि मुझे रिड्यूस करना है तो क्या करूंगा, मैं जो मेरा मैग्नेटिक मटेरियल है उसको छोटी छोटी लेयर में काटूंगा, अप्रोक्सीमेट 0.3 mm की थिकनेस वाली लेयर में काटूंगा, और उसके बाद जितनी भी लेयर है सभी लेयर को इंसुलेटिंग मटेरियल से सेपरेट करूंगा। और ठीक है बच्चे, हाँ बच्चे बोलो जरा, ठीक है। इंसुलेटिंग मटेरियल कौन कौन से हो गए हमारे पास, चाइना क्ले, ऑक्साइड कोटिंग और इम्प्रेग्नेटेड पेपर।
और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरी मेथड क्या है मेरे पास, हाँ 4 to 5% सिलिकॉन मिक्स कर देंगे। क्या करेंगे बच्चे, 4 to 5% सिलिकॉन मिला देंगे, जिससे उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे इस वक्त इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब यदि मुझे हिस्टेरेसिस को लॉस को रिड्यूस करना है, हिस्टेरेसिस लॉस को यदि मुझे रिड्यूस करना है तो क्या करूंगा, इसके लिए बहुत ज्यादा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरे पास सिर्फ इतना ऑप्शन है। हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए मैंने आपको एक ये कर्व बताया था, ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ये डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, ये मैग्नेटाइजेशन हो रहा है और ये प्रोसेस कंटिन्यू, तो एक हिस्टेरेसिस लूप क्रिएट हो रहा था। तो कुल मिलाकर एक ऐसे मटेरियल का यूज करूंगा जिसमें छोटा हिस्टेरेसिस लूप डेवलप हो, एक ऐसे मटेरियल का यूज करूंगा जिसमें मेरा जो हिस्टेरेसिस लूप हो वो नैरो हो जाए, छोटा हो जाए। तो बस ये ऑप्शन है मेरे पास। द बेस्ट वे ऑफ रिड्यूसिंग हिस्टेरेसिस इज हैविंग अ मटेरियल सच एज सिलिकॉन स्टील विथ मिनिमल हिस्टेरेसिस लूप एरिया, या मिनिमम हिस्टेरेसिस लूप एरिया हो जिसमें अदरवाइज, अब जैसे एयर कोर का यूज करूंगा तो इसका भी हिस्टेरेसिस लूप कम होता है, तो ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, ये लिख लो, ये इसका स्क्रीनशॉट लो। एयर कोर का जनरली हम यूज ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उसकी परमिएबिलिटी लो होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर उसमें हिस्टेरेसिस लॉस नहीं होगा। ये बात, जब भी हम किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं, जब भी हम किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करते हैं तो उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ रिड्यूस हो जाती है। ये खासियत होती है। जैसे अपने ऊपर लो आप, हाँ देखो बच्चे देखो, अगर आपको ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो रूल है कि अगर आप किसी भी मटेरियल की या कुछ भी किसी भी फील्ड की बात करें तो यदि आप उसकी एक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करेंगे तो उसकी दूसरी क्वालिटी पे उसका इफेक्ट होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आपको आईएएस का एग्जाम निकालना है तो आप आईएएस का एग्जाम निकाल तो लोगे, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उससे आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट होगा और आपके मेंटल, है ना। तो आप एक चीज तो आपने इंप्रूव कर ली लेकिन उसका इफेक्ट दूसरी तरफ जरूर होगा, ये होता ही है। ठीक है, ये यही कंडीशन मटेरियल के साथ भी है। अगर आप उसकी एक प्रॉपर्टी को इंप्रूव करेंगे, मैंने बोला जरूर कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को उतना इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो करेगा ना। ठीक है, थोड़ा बहुत तो करेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे सर बोला करते थे, उनसे जब पूछते थे, वो साउथ इंडियन फैकल्टी थे, तो वो एक एग्जाम्पल देते थे। हाँ, तो वो एग्जाम्पल देते थे कि यदि आपको एक अच्छी वाइफ चाहिए तो आपको कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, मतलब एक अच्छी जॉब चाहिए। ठीक है, तो वो ये एग्जांपल देते थे। जैसे बच्चे, जैसे तुमने मुझसे पूछा ना, बच्चे उनसे भी पूछते थे ऐसा कुछ, तो वो ये बोलते थे। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करो, कुछ अच्छा बन जाओ, हाँ अच्छी वाइफ मिलेगी। ठीक, और ऐसी लड़कियों के साथ भी। चलो ठीक है, आ जाओ आगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस पर वापस आते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ नो लोड। ये ट्रांसफार्मर की कोर है। ठीक है, अभी लोड कनेक्ट नहीं है यहाँ पर। तो अब हो क्या रहा है, देखो क्या कंडीशन क्रिएट हो रही थी। सबसे पहले ये आइडल ट्रांसफार्मर की जब हम वर्किंग कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है वो किसकी तरह बिहेव करती है, वो इंडक्टर की तरह बिहेव करती है। अगर आइडल ट्रांसफार्मर पढ़ रहा हूँ तो जो वाइंडिंग होती है वो इंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो जब ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की जब मैं बात करूंगा, उस कंडीशन में भी तो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्रॉ करेगा ना, उस कंडीशन में भी तो कोर को मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो ड्रॉ कर रहा है, तो मैं ये मानूंगा कि ये जो वाइंडिंग है वो अभी भी इंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है, लेकिन प्योरली इंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रही। तो एक्चुअल में इस वाइंडिंग कैसे बिहेव कर रही है, इंडक्टर की तरह बिहेव कर रही है। तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या है, इसका मतलब इंडक्टर। तो ये जो इंडक्टर है इस वाइंडिंग के अंदर ही, बस आपको दिखाने के लिए बाहर बना दिया मैंने। इस वाइंडिंग के अंदर ही इंडक्टर है, मतलब ये वाइंडिंग इंडक्टर की तरह बिहेव करे। जब आइडल ट्रांसफार्मर था तो प्योर इंडक्टर की तरह बिहेव कर रही थी, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो ये प्योर नहीं लेकिन इंडक्टर की तरह बिहेव करेगी, लेकिन प्योर नहीं है वो। ठीक है, तो ये जो वाइंडिंग है ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगी, जो जिस करंट की डिमांड करेगी उसको क्या बोलता हूं मैं, मैग्नेटाइजिंग करंट बोलता हूं। इस कोर को अभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना है अपने अंदर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जिस करंट की डिमांड करेगी उसे मैं मैग्नेटाइजिंग करंट बोलता हूँ। तो ये अभी भी मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करेगी, मतलब ये इंडक्टर या वाइंडिंग अभी भी मैग्नेटाइजिंग करंट की डिमांड करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम और हो रही है। अब कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्रिएट हो गया, लेकिन ये जो कोर है ये भी तो प्रैक्टिकल है।
ये भी लॉसेस को इनकरेज करेगी। तो तब इस कोर में होने वाला कोर लॉस भी सोर्स से करंट की डिमांड करेगा। तो कौन कौन से लॉस हो रहे हैं कोर के अंदर? हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस, ये दो लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो कोर के अंदर कौन से लॉस हो रहे हैं? हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस। और ये हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस ये क्या कर रहे हैं? दोनों हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हीट प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में किसके पास होती है? रजिस्टर के पास। हीट प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में रजिस्टर के पास होती है। इसलिए यहाँ पर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू इस प्रकार से रखेंगे कि ये उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी कि कोर लॉस प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं इस RW रेजिस्टेंस को ये सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। ये कोर लॉस रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, या फिर हम इसे वर्किंग रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। वर्किंग रेजिस्टेंस या फिर कोर लॉस रेजिस्टेंस। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो कोर लॉस है किस पर डिपेंडेंट है? ये वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट होता है। क्योंकि आप यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। ये जो हिस्टैरिसीस लॉस कैसे प्रोड्यूस हुआ था? जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया था तो ये जो वोल्टेज का नेचर था ये साइनोसॉइडल था। तो उस कंडीशन में ये ओ पोजीशन मानी थी मैंने, ये ए पोजीशन है वोल्टेज सप्लाई की, ये बी पोजीशन है, ये वोल्टेज सप्लाई की सी पोजीशन है, ये वोल्टेज सप्लाई की डी पोजीशन है। तब जब ओ पोजीशन पे वोल्टेज सप्लाई रहेगी तो ये जिगजैग फैशन में रहेंगे सारे के सारे पैरामैग्नेट। ए पोजीशन पे सारे के सारे पैरामैग्नेट मैग्नेटाइज हो जाएंगे। बी पोजीशन पे अगेन जिगजैग फैशन में आ जाएंगे। सी पोजीशन पे नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे। और डी पोजीशन पे अगेन जिगजैग फैशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर एक साइकिल में 2 बार कोर मैग्नेटाइज हो रही है और 2 बार डीमैग्नेटाइज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 100 बार कोर मैग्नेटाइज और 100 बार डीमैग्नेटाइज हो रही है। तो इस कारण जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसी ही मैंने हिस्टैरिसीस लॉस बोला। तो क्या समझ में आया कि जो हिस्टैरिसीस लॉस है यह डिपेंड कर रही है वोल्टेज के मैग्नीट्यूड पर। फिर हमने ईडी करंट लॉस देखा। तो ईडी करंट लॉस भी ये वोल्टेज के कारण ही प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया प्राइमरी वाइंडिंग को वोल्टेज अप्लाई किया तब क्या हुआ? प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो हुआ, और जब करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हुआ। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब इस कोर में से पास हो रहा था तो इस कोर में ईडी करंट प्रोड्यूस हुआ। तो हिस्टैरिसीस लॉस और ईडी करंट लॉस दोनों किसके कारण प्रोड्यूस हुए हैं? दोनों वोल्टेज के कारण प्रोड्यूस हुए। जब ये लॉस प्रोड्यूस हुआ, जब ये लॉस जनरेट हुए तो हीट प्रोड्यूस हुई। और हीट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में किस में होती है? रेजिस्टेंस में होती है। तो इसलिए मैंने इस प्रकार का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट कर दिया जो उतनी ही हीट प्रोड्यूस करे जितनी की रेजिस्टेंस में होने वाली है। इसलिए उतनी वैल्यू का रेजिस्टेंस मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। और पैरेलल में इसलिए कनेक्ट किया क्योंकि पूरा का पूरा वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज के कारण कोर लॉस प्रोड्यूस हो रहा है, और पूरा का पूरा वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को कब मिलेगा? जब ये पैरेलल में कनेक्ट होगा। इसलिए मैंने इसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस इंडक्टर के रिएक्टेंस को एक्सएम नाम दे रहा हूँ। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है इसलिए मैंने एक्सएम नाम दे दिया। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? मैग्नेटाइजिंग। इस वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा तभी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। इस इंडक्टर में ये इंडक्टर किसको शो कर रहा है? ये वाइंडिंग को शो कर रहा है। ये इंडक्टर किसको शो कर रहा है? वाइंडिंग को शो कर रहा है। मतलब जब वाइंडिंग में मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होगा तभी तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। और ये जो रेजिस्टेंस है ये कोर लॉस कंपोनेंट है, क्योंकि इस रजिस्टर के अंदर जो ड्रॉप होगा, जो लॉसेस होंगे, उसी को मैं कोर लॉस बोलूंगा। ठीक है, तो ये वर्किंग कंपोनेंट है इसलिए इसको RW नाम दे रहा हूँ। ठीक है, या फिर कोर लॉस कंपोनेंट भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये वोल्टेज इस रजिस्टर, इस कोर लॉस कंपोनेंट के पैरेलल में है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसको वर्किंग करंट नाम दूंगा या फिर कोर लॉस करंट बोलूंगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर कितना लॉसेस हो जाएगा? IW² इंटू RW। एक इसके बराबर हो जाएगा, एक कोर लॉस के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आया क्या आपको? ये देखो यहाँ समझने वाला क्या है, फिर से एक बार थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो हमने स्टार्टिंग की थी वर्किंग ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विथ नो लोड। तो जब हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की नो लोड पर वर्किंग देखी थी, सबसे पहले मैंने सप्लाई दी। जब मैंने सप्लाई दी
तो उस कंडीशन में लोड तो लगा नहीं है, इसलिए लोड तो किसी भी प्रकार के करंट की डिमांड नहीं करेगा। लेकिन जो कोर है ट्रांसफार्मर की, वो अपने अंदर कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन करती है। तो फ्लक्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए या फिर अपने अंदर कांस्टेंट फ्लक्स मेंटेन करने के लिए ये क्या करेगी, करंट की डिमांड करेगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए जिस करंट की डिमांड कोर करती है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट कहती है, उसे मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। और मैग्नेटाइजिंग करंट कहाँ फ्लो होता है, वो तो वाइंडिंग में फ्लो होगा। जो मैग्नेटाइजिंग करंट कहाँ फ्लो होगा, वो तो वाइंडिंग में फ्लो होगा। तो जो वाइंडिंग है वो किसकी तरह बिहेव करती है, वो इंडक्टर की तरह बिहेव करती है। इसलिए इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो रहा है वो मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है क्या? ठीक है। फिर उसके बाद जो कोर है वो लॉसेस को इनकरेज करती है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ रहा हूं। जब मैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ रहा हूं उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में जो कोर है वो लॉसेस को इनकरेज करती है। तो जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। और ये जो हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस होता है ये क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो हीट प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी किसके पास होती है, रजिस्टर के पास होती है। तो मैंने इसको हम मैथमेटिकली समझ सके और कैलकुलेशन इजी हो जाए उसके लिए हमने क्या किया है, हमने ये एज्यूम किया है कि रजिस्टर के क्रॉस लॉस हो रहा है, ताकि हम समझ सके। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने उसको एक रजिस्ट्री जो हीट लॉस हो रहा है उससे मैं ये मान रहा हूँ कि एक रजिस्ट्री कंपोनेंट में हीट लॉस हो रहा है, ताकि हम इसको इजीली समझ सके। तो मैंने एक आर डब्ल्यू हीट मतलब कोर लॉस कंपोनेंट को आर डब्ल्यू से एक्सप्रेस किया है यहाँ पर। तो इस कोर लॉस कंपोनेंट के अंदर जो करंट फ्लो होगा इसे मैं वर्किंग करंट बोलूंगा। इस कोर लॉस कंपोनेंट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है इसे मैं वर्किंग कंपोनेंट बोलूंगा या फिर कोर लॉस कंपोनेंट बोल दूंगा, जो आपको ठीक लगे बोल सकते हो। तो ये मेरा सर्किट बना है यहाँ पर। हाँ बच्चे, मैंने तुमको अभी क्या बताया, थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो लॉस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। और वोल्टेज बड़ा, हाँ सेम रहना चाहिए। जब ये वोल्टेज पे डिपेंड करता है तो पूरा का पूरा वोल्टेज कब आएगा, हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, इसलिए पैरेलल में लगाया उसे। ठीक है, बच्चों को डाउट है तो पूछ सकते हो यार आप, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई डाउट है बच्चों आपको? सर एक बार और रिपीट कीजिएगा सर। एक बार और देखो क्या है, हम ये मेरा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पूरा फिर से एक बार देखो, ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है और ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में की जो वर्किंग मैं देख रहा हूँ वो नो लोड पर देख रहा हूँ। इस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की वर्किंग नो लोड पर देख रहा हूँ, तो यहाँ लोड तो लगा नहीं है, इसलिए लोड किसी भी प्रकार के करंट की डिमांड नहीं करेगा। लेकिन जो कोर है वो मेरी प्रैक्टिकल है, तो देखते क्या होगा। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है। इस प्राइमरी वाइंडिंग को मैं इलेक्ट्रिकल सप्लाई दूंगा, इसे V1 नाम दे रहा हूँ। तो लोड तो करंट की डिमांड नहीं कर रही, लोड करंट की डिमांड नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो कोर है ये तो अपने अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मेंटेन करते हैं। ये जो कोर है ये अपने अंदर कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मेंटेन करते हैं। तो कोर को यदि कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स मेंटेन करना है तो ये सोर्स से जिस करंट की डिमांड कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए करती है उसे मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं। और ये जो वाइंडिंग है वो किसकी तरह बिहेव करती है, इंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो ये जो इंडक्टर है ये इस वाइंडिंग के अंदर ही है, बस आपको दिखाने के लिए मैंने बाहर लिखा है कि आपको दिख जाए। तो ये जिस करंट की डिमांड ये वाइंडिंग कर रही है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए उसे मैग्नेटाइजिंग करंट कहता हूं। क्लियर है? फिर उसके बाद आगे, अब ये जो कोर है ये कोर प्रैक्टिकल कोर है, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर पढ़ रहा हूं तो ये कोर भी लॉसेस को इनकरेज करेगी। तो लॉसेस की डिमांड को या रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये जिस करंट की डिमांड करेगी तो उसे मैं कोर लॉस करंट बोलूंगा या फिर कोर लॉस कंपोनेंट बोलूंगा। तो ये कोर के अंदर कौन से लॉस हो रहे हैं, कोर लॉस। और एक कोर लॉस क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे। ये कोर लॉस क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। और हीट, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल पैरामीटर से मतलब क्या बोलना चाहिए, रिप्लेस करना चाहता हूं, अगर इस हीट जो प्रोड्यूस हो रही इसे मैं इलेक्ट्रिकल टर्म में एक्सप्रेस करना चाहता हूं, तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, तो मुझे सबसे पहले याद आता है कि रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होती है। तो मैंने क्या कर दिया, जो रेजिस्टेंस था उसको
वोल्टेज के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्यों पैरेलल में कनेक्ट कर दिया? क्योंकि जो कोर लॉस है वो किस पर डिपेंड करता है? ये वोल्टेज पर डिपेंड करता है। कोर लॉस किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज पर डिपेंड करता है। और पूरा वोल्टेज सिर्फ पैरेलल कंडीशन में ही आ सकता है, क्योंकि पैरेलल में जो पैरेलल कंडीशन में वोल्टेज इक्वल होता है, हमें पता है। इसलिए मैंने इस कोर लॉस कंपोनेंट को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इस इंडक्टर के रिएक्टेंस को एक्सएम नाम दे दिया और इस कोर लॉस कंपोनेंट को आरडब्ल्यू से एक्सप्रेस कर दिया। तब एक जो करंट की डिमांड करेगा इसे आईडब्ल्यू नाम दिया। अब देखो, अभी लोड नहीं लगा है, तो लोड नहीं लगा है तब कितना करंट फ्लो रहा है इसमें? ये आईएम करंट इधर चला गया, आईडब्ल्यू करंट यहाँ चला गया, तो आई नॉट करंट यहाँ फ्लो रहा है। अब याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था जब मैंने आपको आरएल पैरेलल सर्किट पढ़ाया था। यहाँ आर कंपोनेंट था, यहाँ एल कंपोनेंट था, इसका रिएक्टेंस एक्सएल था। और अगर यहाँ पर आई करंट आ रहा है, यहाँ पर यदि आई करंट आ रहा है तो यहाँ करंट फ्लो हो रहा है आई आर और यहाँ करंट फ्लो हो रहा है आई एल। तब मैंने आपको क्या बताया था, जो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट आई आर स्क्वेयर प्लस आई एल स्क्वेयर। पैरेलल आरएल सर्किट को रेफर कर लेना, आपको मिल जाएगा ये, है ना? ये यही वैल्यू आई थी टोटल करंट की, अंडर रूट आई आर स्क्वेयर प्लस आई एल स्क्वेयर। तो यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट आई डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस आई एम स्क्वेयर। तो ये नो लोड करंट हो गया। जब लोड नहीं लगा है तो इतना करंट फ्लो है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो और घर पे थोड़ा रिवाइज कर लेना तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आप तो ऐसे भी निकाल सकते हो कोर लॉस को। नहीं, डेरिवेशन की यहाँ जरूरत नहीं। कोर लॉस क्या हो गया? इसके ऊपर रेजिस्टेंस आरडब्ल्यू है तो इसको वी स्क्वेयर अपॉन आरडब्ल्यू भी लिख सकते हो आप, V1 स्क्वेयर आरडब्ल्यू। ये भी होता है फार्मूला, वी स्क्वेयर अपॉन आर बोल दो या आई स्क्वेयर आर। अच्छा, इसी की बात कर रहे थे, तो ये फार्मूला तो अपन ने इसी से बनाया था। ये क्या हो? हाँ, V इक्वल टू आर इन टू आई। आर क्या हो गया? क्या कर दिया मैंने? कुछ उल्टा कर दिया क्या? ये क्या हो जाएगा? V अपॉन आई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? अच्छा, ओके 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 बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला ऐसा नहीं लिखना है। पावर इक्वल टू क्या है? पावर इक्वल टू V इंटू आई, यहाँ से आएगा वो। तो आई क्या हो गया? V अपॉन आर। आई क्या हो गया? V अपॉन आर। तो वैल्यू कितनी आ गई? V स्क्वेयर अपॉन आर। ये हो गई पावर की वैल्यू।